Hello everyone, good morning. So this is Anshu Priya, assistant chemistry master teacher at your favorite YouTube channel that is Vedantu Neat MEDC। तो आज का टॉपिक है बच्चे हमारा GOC, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर मेडिकल एंट्रेंसेस ऑफ द टॉपिक GOC, ठीक है, जो कि आपके डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस में पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले यू ऑल हैव टू वोट। अब ये वोट होता क्या है? तो वोट है आपका वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, जो कि आपका 28 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में होने वाला है। तो ये सिर्फ एग्जाम नहीं है बच्चे, ये आपका कम बैक ऑफ लर्निंग, जो भी आपने सेटबैक फेस किया ड्यू टू कोरोना इन 2020, तो आप कम बैक कर सकते हो थ्रू वोट, ठीक है। ओके, इसमें क्या मिलेगा आपको? ये आपका ऑल इंडिया लेवल लाइफ फ्री एग्जाम है। एग्जाम आपका 28 मार्च, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल एंड 18 अप्रैल को 3 बजे होगा। इसमें आपको इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा विद ऑल इंडिया रैंक, गारंटेड स्कॉलरशिप मिलेगा ओवर अ पूल ऑफ ₹500 करोड़। आपको डेली चैलेंजेस मिलेंगे, अगर आप उसे विन करते हो तो आपको एक्साइटिंग प्राइज मिलेगा जिसका वर्थ अप टू ₹1 करोड़ हो सकता है। और आपको एक दिन का वेदांतु का CEO बनने का मौका भी मिल सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो विन अ ट्रिप टू नासा। आपको डेली चैलेंजेस मिलेंगे, अगर आप उसे विन करते हो तो आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे, ठीक है बच्चे। तो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। आपको क्या करना है? अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करो, आपको वोटर आईडी मिलेगा, ठीक है। और जो है अपना वोट का डे सेलेक्ट करो कि किस दिन आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आप रजिस्टर कर सकते हो थ्रू वेदांतु ऐप, या फिर लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, उसके थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप PCB के हो, आप 11th में हो, तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपके फिजिक्स में 22 होंगे, केमिस्ट्री में 22 होंगे एंड बायो में 46 क्वेश्चन होंगे। +4 मिलेगा फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 90 मिनट्स आपका टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप 12th में हो तो अगर आपका PCB है तो 180 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45 एंड बायो में 90 क्वेश्चन। +4 मिलेगा फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 आपका डिडक्ट होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 180 मिनट्स आपका टाइम ड्यूरेशन है। आप अपने स्क्वाड्स क्रिएट कर सकते हो, आपको डेली चैलेंजेस मिलेगा, अगर आप उसे विन करते हो तो आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेगा और आपको वी कॉइन्स भी मिलेंगे। आपको 35 वी कॉइन्स मिलेगा फॉर अटेम्प्टिंग ऑल द क्विज क्वेश्चन एंड एडिशनल 15 वी कॉइन्स मिलेगा फॉर अटेम्प्टिंग ऑल द क्विज क्वेश्चन करेक्टली। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे, जो भी आप नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये है आपका वेदांतु नीट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, आप इसे जो है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने PDF नोट्स है आपको यही मिलेंगे, ठीक है। और देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु T-शर्ट। अब नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन, तो आज के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस पूछे गए हैं, आज हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसको किसको लगता है कि GOC में, ठीक है, GOC जो ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, तो किसे किसे ऐसा लगता है कि GOC में वो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकता है? जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लिख के बताओ बच्चे, किसे किसे लगता है ऐसा कि GOC में तो वो टोटल स्कोर कर सकते हैं 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो जल्दी से अपने टारगेट के साथ बताओ कि कौन किसे किसे ऐसा लग रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि 10 आउट ऑफ 10 वो स्कोर कर सकते हैं GOC में, तो देखते हैं, ठीक है। तो हम सेशन में प्रोसीड करते हैं, जल्दी से लिख के बताओ। आप लोग रेडी हो सेशन में प्रोसीड करने के लिए? कौन कौन रेडी है, बिल्कुल सुपर एक्साइटेड है? जल्दी से लिख के बताओ कौन कौन सुपर एक्साइटेड है सेशन में प्रोसीड करने के लिए। ओके, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल सुपर एक्साइटेड है, बिल्कुल तैयार हैं सेशन में प्रोसीड करने के लिए और 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करने के लिए। तो हम सेशन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल, और ये आपका नीट 2018 में पूछा गया है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं कि करेक्ट आंसर किस बच्चे ने दिया है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो बच्चे देखो, कार्बोकेटाइन कैसा होता है? वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? वो आपका नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो आपका -R एज वेल एज -I के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है खींच रहा होता है अपनी तरफ, ठीक है बच्चे। अब देखो सॉरी, देखो 1 मिनट, ओके 1 मिनट, कुछ इशू है, ओके चलो फिर मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है। तो देखो, अब देखो नाइट्रो ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, आपका -R शो करता है और -I शो करता है। तो -R और -I के थ्रू क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होता है। तो कार्बोक्टेन पहले से ही आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर वो नाइट्रो ग्रुप के पास में होगा तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप उसको और जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, वो आपका -R और -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होता है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन, इसका मतलब है कि कार्बोकेटाइन जितना पास होगा नाइट्रो ग्रुप से, वो कार्बोकेटाइन को, मतलब कार्बोकेटाइन जितना पास होगा नाइट्रो ग्रुप से, तो वो कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको मतलब इन सब में से आपसे पूछा जा रहा था कि जो भी आपके ऑप्शन है उसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा जो कि आपका ज़्यादा दूर होगा नाइट्रो ग्रुप से, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो अगर कार्बोकेटाइन के पास होगा तो वो कार्बोकेटाइन तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और उससे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के उसे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा और अनस्टेबल करेगा। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब है कि जो अगर आपका ये जितने भी आपके ऑप्शंस गिवन थे, ठीक है, जितने भी आपके ऑप्शंस गिवन थे उसमें देखो, जो आपका पहला ऑप्शन है वहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप जो है सबसे दूर है, पैरा पोजीशन पे आपका कार्बोकेटाइन लाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, एंड अगर आप इसका देखो, जो ऑप्शन बी है उसमें आपका जो है वो आपका क्या है कि वो आपका थर्ड पोजीशन पे, नाइट्रो से थर्ड पोजीशन पे आपका जो है वो कार्बोकेटाइन है। ठीक है, मतलब ये आपका कहाँ फोर्थ पोजीशन पे है, लाई कर रहा है कार्बोकेटाइन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका थर्ड पोजीशन पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे बस नाइट्रो ग्रुप के पास लाई कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल पास लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपका सी और डी में जो है वो जस्ट नाइट्रो ग्रुप के से जो कार्बन अटैच्ड है उस पर आपका कार्बोकेटाइन लाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, वही आपका उसी पे आपका कार्बोकेटाइन लाई कर रहा है, मतलब कि आपका सी और डी तो मोस्ट अनस्टेबल होगा। ठीक है, एंड आपका जो है उसके बाद अनस्टेबल आपका जो होगा वो आपका बी होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल इन सारे ऑप्शंस में से आपका ए होगा, क्योंकि नाइट्रो से फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन लाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। ठीक है, प्रोटोनेट, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, आपका ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे, तो जल्दी से बताओ कि कौन सा ऐसा इसमें कंपाउंड है जिसको कि प्रोटोनेट करना, मतलब प्रोटोनेशन करना उसका सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि जो करेक्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं करेक्ट आंसर किसका होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो बच्चे फिनॉल जो है उसे प्रोटोनेट करना बहुत डिफिकल्ट है, रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, रीज़न क्या होगा, 1 मिनट, रीज़न क्या है आपका, ये थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। मिनट, ठीक है बच्चे, तो देखो रीज़न क्या है आपका। तो देखो रीज़न ये है कि जब फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाओगे, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या होगा, रिंग में जाएगा, है ना। और इस कारण से क्या होगा कि ऑक्सीजन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा। देखो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो ऑक्सीजन पे आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चे ऑक्सीजन पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल, और उसके बाद आप इसका प्रोटोनेशन कर रहे हो, तो क्या एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा, कभी नहीं करेगा, है ना। प्रोटोनेशन तब होता अगर वो आपका जो लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे वो आपका रेजोनेंस में नहीं जा रहा होता। तो अगर वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा होता तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता, और ऑक्सीजन जो है OH जो होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता, तो आपका ईजिली प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता। लेकिन फिनॉल के केस में क्या हो रहा है कि आपका डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो इस रीजन से ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के कारण वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब डिफिकल्टी होगी उसे, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ आया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड ये आपका क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से, रीज़न क्या होगा इसका, तो जल्दी से लिख के बताओ कि करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका ये रिसेंटली पूछा गया है नीट 2020 में, ठीक है बच्चे, तो जल्दी से आंसर बताओ। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बच्चे। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, रीज़न आपका क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज प्लस साइड इफेक्ट, क्योंकि 3 जो CH3 ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं वो आपका क्या कर रहे होते हैं, वो आपका क्या कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चे, वो आपका क्या कर रहे होते हैं, वो आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लस आई के थ्रू आपका ये कार्बोकेटाइन को, जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है उसे क्या दे रहे होते हैं, वो आपका प्लस आई के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं और इस रीज़न से आपका कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे होते हैं। ये तो आपका प्लस आई के कारण हुआ स्टेबिलिटी। दूसरा आपका क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन है उसके जस्ट बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो आपके कार्बोकेटाइन या जो आपका कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी बोल सकते हो, या फिर कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, जो आपका जस्ट बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने, 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम टर्शरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके 3 हो रहे हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है बच्चे। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन में, अगर हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करें। अगर हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 + 3, ठीक है, मतलब कि 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। तो हाइपर कंजुगेशन टर्शरी कार्बोकेटाइन का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन में आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं। अब हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो इसके पास बस 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चे। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका हाइपर कंजुगेशन सबसे कम होगा। तो ये रीज़न है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, ठीक है बच्चे। हाइपर कंजुगेशन आपका अल्फा हाइड्रोजन डिसाइड करता है, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो कि आपका कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, उस पर कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दिस, एंड ये क्वेश्चन है आपका AIPMT 2015 का। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट द टॉटमेरिज्म, ठीक है, इनमें से कौन सा टॉटमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा आपका जो है टॉटमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। तो आप श्योर हो बच्चे अपने आंसर्स के साथ। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 3। तो देखो बच्चे, टॉटमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए कि आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो आपको कार्बोनिल कार्बन जो है उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है, तो उस पर जो आपका जो उसके जस्ट बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पर जो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो जो आपके कार्बोनिल कार्बन देखो, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका देखो यहाँ पे, तो जो पहला था आपका उसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसके जस्ट बगल वाला जो है आपका क्या है, इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो आपका क्या है, अल्फा, मतलब उसके जस्ट बगल वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है बच्चे। इसके पास कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो पहले वाले के केस में आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या करेगा, ठीक है, बेस कोई आएगा, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन को हम शो करते हैं, ठीक है, मान लो कि दोनों को, चलो ठीक है, दोनों को शो कर देते हैं। ये आपका 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, यहाँ पे कोई बेस आएगा, वो क्या करेगा, एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस की क्या टेंडेंसी होती है, प्रोटोन को खींचने की, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या करेगा, अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, ठीक है बच्चे। तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका ये, ठीक है, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से शो कर देती हूँ, ये देखो इस तरीके से है ये स्ट्रक्चर आपका, ठीक है,
इस तरीके से स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कोई बेस मान लो, बेस के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस की टेंडेंसी होती है कि वो एसिडिक प्रोटोन को खींचना चाहता है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है उसे वो खींचेगा, वो एसिडिक प्रोटोन होता है। क्या होगा वो तो हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी। क्या होगा फिर आगे, ये देखो, तो यहाँ पे आपका ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चे। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और आपका क्या बना लेगा, इनॉल बना लेगा। तो ये किस तरीके का टॉटामेरिज्म शो हो रहा है आपको, ये आपका कैसा हो रहा है, ये आपका कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म का केस है, ठीक है बच्चे, ये आपका कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म हो रहा है यहाँ पे। तो जो है, अब देखो कीटो फॉर्म जो होता है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, तो जो आपका कीटो फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म के से, ठीक है बच्चे। तो ये आपका जो है कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म का केस है, ठीक है। और ठीक है, अब देख रहे हैं दूसरा वाला केस हम देखते हैं। दूसरा वाला जो केस है आपका वो देख रहे हैं। एंड और देखो, वैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका, ये आपका कीटो फॉर्म है, ये आपका कीटो फॉर्म है, ये आपका इनॉल फॉर्म हो चुका है। यहाँ देखो, ये कीटो फॉर्म हो रहा है आपका, और ये आपका इनॉल फॉर्म है, ठीक है बच्चे, ओके। तो ये इस तरीके से हो गया। नाउ अब देखो दूसरे वाले में भी क्या है आपका, दूसरा वाला अगर हम केस देखते हैं, ये इस तरीके से है आपका। यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3। यहाँ पे भी आपका कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेस आएगा OH माइनस, मान लो बेस है, आएगा, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर देगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, ठीक है बच्चे। एंड फाइनली क्या हो जाएगा आपका, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका इनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म हो रहा है, ठीक है, कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म हो रहा है। तो सेकंड वाले में भी आपका कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म हो रहा है, क्योंकि इसके पास भी आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। तो ये है आपका, तो फाइनली आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लास्ट वाला हम देखते हैं, लास्ट वाले में क्या हो रहा है। तो लास्ट वाला देखो आपका, तो इसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। लास्ट वाले के केस में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। तो गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जो बेस आएगा वो क्या करेगा, इस गामा हाइड्रोजन को लेगा, ये अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, एंड यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जो है यहाँ पे भी आपको इनॉल मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपका गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है बेस ने, और ये यहाँ पे गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है टॉटामेरिज्म में, और इस टाइप के टॉटामेरिज्म को हम पैरा टॉटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गामा हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है बच्चे। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये आपका बीटा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका गामा हाइड्रोजन होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H। तो ये वाला जो कार्बन पे आपका हाइड्रोजन है वो आपका क्या हो गया, अल्फा, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, ये आपका गामा कार्बन है। तो यहाँ पे गामा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, गामा हाइड्रोजन, वो पार्टिसिपेट किया है टॉटामेरिज्म में, ठीक है। ये बेस आया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, सिग्मा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन यहाँ दिया, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ चली होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ये यहाँ आ गया पाई इलेक्ट्रॉन, और जो है पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल कार्बन वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट हो गया, ठीक है। फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली आपको इनॉल मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली आपको इनॉल मिल जाएगा, ठीक है, फाइनली आपको इनॉल मिल जाएगा। और ये आपका जो है, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप का टॉटामेरिज्म हुआ है, ये आपका गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया है, और ये आपका पैरा टॉटामेरिज्म है, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ओके, ठीक है। दिस एंड द क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के टुवर्ड्स। आपका ये AIPMT 2007 में पूछा गया, तो जल्दी से आंसर बताओ कि क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन मतलब जब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जो आपका नाइट्रेशन करवाने के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है, ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन सा होगा, कौन सा रिंग आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन सी। तो बच्चे आपका सही हुआ। चलो फिर अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। टॉलिन आपका करेक्ट आंसर है। देखो बच्चे, नाइट्रेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। तो ये दोनों कंबाइन होकर आपका क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन डेवलप करता है। नाइट्रोनियम आयन आपका डेवलप करता है जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो वो आपका रिंग पे अटैक कर रहा होता है और आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बच्चे, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के होते हैं। तो वो कहाँ पे अटैक करना चाहेगा? किस रिंग पे अटैक करना चाहेगा? जो रिंग आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पे अटैक करना चाहेगा, ठीक है। तो अगर हम इन सारे रिंग की बात करें तो आपका देखो बेंजोइक एसिड किस तरीके का होता है? COH, ठीक है, ऊपर COH होता है। अब ये जो C है वो आपका क्या होता है? माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा होता है, ठीक है, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा होता है। मतलब कि रिंग में से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा होता है। जो COH ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, मतलब बेंजोइक एसिड के केस में COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आपका माइनस आर के थ्रू जो है रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होता है और रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होता है, ठीक है बच्चे। अब हम नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर क्या होता है? आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। तो नाइट्रो ग्रुप अगेन माइनस आर और माइनस आई के थ्रू आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होता है, ठीक है, और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होता है। ये रिंग को बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है। नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंट होना बेंजीन रिंग पे ये रिंग को बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है, ठीक है बच्चे। तो इस रीज़न से क्या होता है कि आपका जो है ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोनियम आयन एक आपका क्या है, किस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है? वो आपका जो है मतलब वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है। तो वो नाइट्रोबेंजीन पे भी वो प्रेफरेबली अटैक नहीं करना चाहेगा। अब हम टॉलिन की बात करते हैं। तो टॉलिन में देखो आपका, तो टॉलिन में ऊपर आपका CH3 ग्रुप अटैच है। अब CH3 ग्रुप क्या करता है? प्लस आई के थ्रू आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, मतलब प्लस आई के थ्रू आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा होता है रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा होता है। बाकी के दो ग्रुप जो हमें दिखे हैं, बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजीन, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में से कम कर रहा होता है, लेकिन आपका ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होता है बाई प्लस आई इफेक्ट। तो इस रीजन से क्या है कि यहाँ पे इस केस में आपका रिंग जो है इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का हो गया। अब बेंजीन पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर अटैच नहीं है। तो आपका टॉलिन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चे, करेक्ट आंसर है। क्योंकि टॉलिन में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि आपका नाइट्रोनियम आयन है वो आपका टॉलिन पे अटैक करना चाहेगा, क्योंकि आपका जो है ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चे, प्लस आई के थ्रू। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आपका नीट 2017 में पूछा गया है। आपको IUPAC नेम बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे, तो जल्दी से बताओ कि इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ आपको क्या लगता है इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो जल्दी से बताओ बच्चे, क्या होगा इसका IUPAC नेम? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 3 कीटो 2 मिथाइल हिक्स 4 इनल, ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होगा? कीटो ग्रुप, यहाँ पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है? एल्डिहाइड, कीटो एंड अल्कीन, ठीक है। तो जो है, तो आपको जो प्रेफरेंस, अगर आप नंबरिंग करना चाहोगे तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस आपको, अगर हम अल्कीन इस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, तो प्रेफरेबली आपको अल्डिहाइड साइड से नंबरिंग करनी है, क्योंकि अल्डिहाइड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अल्कीन, और उसको लोअर नंबर मिलेगा। तो हमारा नंबरिंग कैसे होगा? ठीक है, 1 मिनट। हमारा नंबरिंग कैसे होगा? ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो हमारा नंबरिंग क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे? अल्डिहाइड वाले जो कार्बन है उसको फर्स्ट नंबर देंगे, फिर दूसरा, यहाँ तीसरा, ये चौथा, पांचवा एंड छठा। तो नंबरिंग क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 कीटो, थर्ड पोजीशन पे आपका कीटो आ रहा है। 3 कीटो 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है। हिक्स, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? चेन कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो हिक्स 4 पोजीशन पे आपका अल्कीन है, तो 4 इन
और फर्स्ट पोजीशन पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल, लास्ट में आपका अल आ जाएगा, ठीक है, अल। तो ये आपका इस तरीके से 3 कीटो 2 मिथाइल हिक्स 4 इनल, ठीक है, तो ये आपका इसका नाम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस एंड द क्वेश्चन इज, ये आपका एम्स 2017 में पूछा कि आपको क्या बताना है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, आपको इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करना है, ठीक है बच्चे। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर लग रहा है कि आपको करेक्ट होगा इसका, तो जल्दी से बताओ बच्चे। तो करेक्ट आंसर, चलो फिर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। मतलब सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, आपका बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। उसके बाद आपका सी होगा, बी आपका ये है, फिर सी, सी एन माइनस, उसके बाद है आपका ए, एंड देन फिर आपका डी है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का होता है, जो कि आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, है कि नहीं, ज़्यादा अवेलेबल होंगे, वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। अब देखो यहाँ पे हम जो भी आपके न्यूक्लियोफाइल्स गिवन है उसको देख के हमें ये देखना है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल है, जिसके पास ज़्यादा अवेलेबल होंगे वही आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, है कि नहीं। तो बी के केस में देखो यहाँ पे कोई आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो आपका जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन, आपका जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आपका लोकलाइज्ड है, ठीक है, वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो आपका क्या है, लोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो इस रीज़न से क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास सिंस आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका लोकलाइज्ड है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को ईजिली दे सकता है, क्योंकि वो आपका अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका सी एन माइनस, ठीक है, सी एन माइनस, सी ट्रिपल बॉन्ड एन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो उसके बाद जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है आपका सी एन माइनस का है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नंबर पे जो आपका आएगा वो आपका ए ऑप्शन, दैट इज ये एसिटेट आयन, ठीक है, एसिटेट आयन ये है आपका तीसरे नंबर पे। रीज़न क्या है, देखो इसका तीसरा नंबर होने का रीज़न क्या है आपका, कि यहाँ पे देखो, ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में प्रेजेंट है वो आपका क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है, वो पार्शियली अवेलेबल है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है बच्चे, वो पार्शियली अवेलेबल है क्योंकि वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहा है, ये रेजोनेंस जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। अब डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में उससे भी ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ये आपका दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है, इस साइड से भी हो रहा है और इस साइड से भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो और ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो रहा है, इस रीज़न से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा कम हो रही है। और दूसरा मेथड जो होता है वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, वो आपका देखो, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ना, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनका कॉन्जुगेट बेस आपका क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो आपका वीक होगा, और जो भी आपका वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस जो होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मतलब वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक, और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब है कि बस आप सब जगह क्या करो, सब जगह आप हाइड्रोजन ऐड करके देख लो कि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो किस तरीके का है, ठीक है, वो किस तरीके का है। अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल आपका वीक है, और अगर उसका कॉन्जुगेट बेस आपका क्या है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट बेस आपका कॉन्जुगेट एसिड अगर उसका वीक है तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियोफाइल दैट इज कॉन्जुगेट बेस उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और ये आपका क्या हो गया, और ये आपका HCN हो गया, ठीक है। तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन ऐड कर लिया तो हमें कॉन्जुगेट एसिड मिल गया सबका। अब कंपेयर कर लो, देखो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपको कौन सा दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है बच्चे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा, इस रीज़न से देखो इसका कॉन्जुगेट बेस दैट इज न्यूक्लियोफाइल सबसे लास्ट नंबर पे आया है, ठीक है, सबसे लास्ट नंबर पे आया है। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है, उसके बाद आपका ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो देखो उसका जो आपका उसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक होगा, तो उसके बाद जो है आपका ए ऑप्शन है।
उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब मतलब ये दोनों से जो कम स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा आपका आता है, वो आपका है आपका HCN है, ठीक है, HCN है। तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो C जो है आपका सेकंड नंबर पे है। और फिर लास्ट में आपका आता है B, मतलब लास्ट में, मतलब ये सबसे वीक कॉन्जुगेट एसिड है। CH3OH जो है मिथेनॉल आपका सबसे वीक जो है वो एसिड है, ठीक है। तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस मतलब न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्ग होगा और इस रीज़न से वो आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ये आपका जो है ये आपसे क्वेश्चन नीट 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है आपका, एमंग द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, इनमें से आपका हाइपर कंजुगेशन किस में अकर होगा। ऑप्शंस आपके स्क्रीन में, तो जल्दी बताओ कि इसमें से आपका हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे अकर होगा। तो जल्दी से बताओ बच्चे कहाँ पे अकर होगा। और तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डेट इज 3 ओनली, बस 3 जो ऑप्शन है आपका उसमें अकर होगा, डेट इज दिस। तो बच्चे हाइपर कंजुगेशन होने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि अब यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो हम उसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। तो फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो इसलिए हम फ्री रेडिकल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो पहला वाला यहाँ पे देखो इसके पास कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, कितने प्रेजेंट है इसके पास। तो ये देखो देखो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन ये है ना आपका, ये आपका फ्री रेडिकल हो गया, ये आपका फ्री रेडिकल है। और इसके जस्ट बगल वाला जो ये कार्बन है आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया। आप इसे थोड़ा एक्सटेंड करके भी दिखा सकते हो। ये ब्रिज कार्बन को यहाँ पे पूरा अच्छे से शो करके दिखाया गया है कि यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है इस तरीके से। तो ये बस इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था सारे ऑप्शंस में से, बाकी किसी के पास नहीं था। तो जो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अगर आप कार्बोकेटाइन के केस में देख रहे हो तो क्या होता है, कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कैसे समझेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकाल लो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, मतलब जो आपके बॉन्ड है उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड ये 4 सिग्मा, 4 सिग्मा इक्वल टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, ठीक है बच्चे। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो आपके फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसके वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। उसके पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उसके जस्ट बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास बस एक अल्फा हाइड्रोजन है और ये मतलब इस रीजन से आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। बाकी के केस में एक भी नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपका अल्फा हाइड्रोजन मतलब वो आपका नहीं शो करेगा। यहाँ देखो इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगेन इसके पास इस फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है उसके पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देखो यहाँ पे CH3 इसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इस बाकी किसी भी केस में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। तो जो आपका ऑप्शन 3 है बस वही आपका जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। आपका एम्स 2010 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है आपका, द स्ट्रेन टेट्रासाइक्लिक अल्केन आइसोमेराइजेस थर्मली टू द साइक्लिक अल्कीन, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, तो जल्दी बताओ ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म मतलब क्या इन्वॉल्व करता है, कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व करता है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बिन, क्या इन्वॉल्व करता है ये। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपका रिएक्शन जा रहा होता है, देखो क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, 1 मिनट, ठीक है। देखो क्या होता है, ये आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है। हीट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा इस तरीके से, यहाँ पे देखो इस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज होगा एंड फिर आपका फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, फ्री रेडिकल। एंड देन फिर क्या होगा, फिर वो आपका एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करके क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो ये आपका फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू ये आपका जा रहा होता है, ठीक है। ये देखो, और वे सारे फ्री रेडिकल कंबाइन करके आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दिस एंड द क्वेश्चन इज
ये आपका नीट 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है एंड जल्दी से सॉल्व करके बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बस आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है कि नहीं। ठीक है बच्चे, तो देखो जल्दी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपका जो आपका ये ऑप्शन जो है आपका, उसमें क्या है, यहाँ देखो ये कार्बन जो है इसको थोड़ा एक्सटेंड करके शो कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 हाइड्रोजन को हमने ऐसे शो कर दिया, ये हाइड्रोजन है इसको हम ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है और ये। तो पहले कार्बन पे अगर हम आएंगे तो क्या होता है, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो इस कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और एक डबल बॉन्ड में आपका एक पाई होता है और 1 सिग्मा होता है। ठीक है, एक पाई 1 सिग्मा। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा। ठीक है, 3 सिग्मा है, तो एक भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 3 है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, 1 s 2 p, ठीक है, टोटल 3 sp2 हाइब्रिडाइज। अब हम दूसरे कार्बन पे आते हैं। ये आपका पहला कार्बन हो गया, ये आपका दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये आपका चौथा कार्बन। अब हम दूसरे कार्बन पे आते हैं। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 1 सिग्मा तो ये इसके साथ बना रखा है, 1 सिग्मा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। टोटल इसके पास भी आपके 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा है, मतलब कि sp2 लोन पेयर तो है नहीं, sp2, तो ये आपका दूसरा कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब तीसरे कार्बन पे आते हैं। 1 सिग्मा इस कार्बन के साथ बना रखा है और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है ऊपर नीचे और बीच में आपका सिग्मा होता है। ठीक है बच्चे, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1 सिग्मा ये है, दूसरा सिग्मा आपका ये वाला सिग्मा है, ये वाला सिग्मा, तो 2 सिग्मा है। ठीक है, थर्ड कार्बन के पास 2 सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड, 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड, 1 s 1 p, स्टेरिक नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडाइज्ड। अब हम फोर्थ कार्बन पे आते हैं। फोर्थ कार्बन देखो, 1 सिग्मा तो इस कार्बन के साथ बना रहा है और 1 सिग्मा ये वाले हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसके पास भी 2 सिग्मा है, स्टेरिक नंबर 2 है इसका। ठीक है, तो ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। तो क्या हो गया, sp2, पहला कार्बन sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp एंड चौथा sp। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये आपका ये वाला जो ऑप्शन था वो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, जो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, ये वाला ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस आज के सेशन के समझ आ गए हैं। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। ठीक है, बाय। और अगर आपको डिटेल स्टडी करना है 11th का तो बच्चे आपके लिए ये जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें 5000 प्लस आवर्स ऑफ द लाइव ऑनलाइन टीचिंग मिलेगा, टेस्ट एंड असाइनमेंट विद 10,000 प्लस क्वेश्चंस, कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, 20 प्लस टीचर्स इनके एक्सपीरियंस 5 साल के से ज़्यादा के हैं, ऑप्शन टू लर्न इन इंग्लिश और द हिंदी लैंग्वेज, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको, तीनों सब्जेक्ट्स मिलेंगे और अपने घर से ईजिली पढ़ाई कर सकते हो। अगर 1 महीने के लिए लेते हो तो 4,100 रुपये में आपको मिलेगा 1 महीने के लिए। 19% आपकी सेविंग है। ठीक है बच्चे, और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड आपका ANPPRO है। ठीक है, और अगर आप ये पूरा ईयरली प्लान लेते हो तो आपको 1 महीने का 3,690 आपको देना होगा। मतलब 1 महीने का प्राइस बस 3,690 है। टोटल आपका 810 रुपीज़ की सेविंग है। ठीक है बच्चे, ये अगर आपने वेदांतु नीट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड PDF नोट्स आपको वही मिलेगा। एंड ऑल्सो देयर चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु T-शर्ट। ये आपका ऐप है वेदांतु का, इसे डाउनलोड करना मत भूलना, इसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेड इन चैनल, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है बच्चे, तो जल्दी अपने स्कोर लिख लो, लिख के बताओ कितना स्कोर किया आज के सेशन में, GOC में कितना स्कोर किया सबने, जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ। तो बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं सबके, तो बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 भी स्कोर किया है। तो मिलते हैं कल सुबह। ठीक है, तो बाय बच्चे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलो फिर मिलते हैं, चलो।